सो हे एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और आप सभी को तो पता ही होगा, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। आप सभी को पता ही है, मैंने रिसेंटली आप सभी से कहा था कि मैं वेंडिगो और वेयरवुल्फ की वीडियोस जो है वो अब नहीं बनाऊंगा कुछ दिनों तक, क्योंकि रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो बना दी इन टॉपिक्स पर। अब मैं कुछ और ट्राई करूँ। तो मैंने आप सभी को डॉगमैन की हॉरर स्टोरी सुनाई। अभी रिसेंटली 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने वो कहानी सुन ली होगी। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो। आज की इस वीडियो में भी मैं आप सभी को डिफरेंट टाइप्स की हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। साइको किलर, भूतिया गांव और हॉन्टेड डॉल, ऐसे तरह के बहुत सारे टॉपिक्स की हॉरर स्टोरीज आप सभी को इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है ये सारी कहानी आप सभी को सुनने में जरूर पसंद आएगी। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दे। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज कैसी लगी। तो चलिए ज्यादा इंट्रो में अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अजय और विशाल दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। उन दोनों का जो बचपन था वो साथ में ही बीता था, वो भी मस्ती करते हुए। वो दोनों पूरे बचपन में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई और वो 25 साल की हो गए और उनके घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आने लगी, तब उन्हें भी समझ आ गया कि उन्हें मस्ती मजाक छोड़कर अब कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहिए। इसलिए वो काम की तलाश में रोज शहर जाते थे और काम की तलाश करते थे। लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता था, इसलिए रोज रात को उन्हें खाली हाथ घर वापस आना पड़ता था। ये बात बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अजय के पास बाइक थी और विशाल रोज उसी पर बैठकर अजय के साथ शहर जाता और काम की तलाश करता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का जो बोझ था वो भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए वो काफी देर देर तक शहरों में इधर से उधर काम ढूंढते रहते थे। एक ऐसी ही रात जब तकरीबन रात के 9 बज गए, तब अजय ने कहा, यार लग रहा है आज भी काम नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। शहर भी आ गए लेकिन कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा। मेरे तो पापा की तबीयत भी खराब हो रही है, अब पता नहीं उनकी दवाइयां कैसे आएंगी। और उसके बाद विशाल ने कहा, सब समझ सकता हूं विशाल, मेरा भी ऐसा ही है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और यहां पर 1 रुपए कमाने का कोई रास्ता नहीं खुल रहा। चल घर चलते हैं, कल फिर आएंगे काम की तलाश में। और उसके बाद अजय जो था वो अपनी बाइक पर बैठा और विशाल उसके पीछे बैठ गया। अजय ने बाइक को स्टार्ट किया और वो दोनों जब शहर से निकले तब बहुत ही ज्यादा अंधेरा रास्ता हो चुका था। सड़क बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। और उसके बाद विशाल ने कहा, यार अजय, हमने तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी। अभी तो गांव पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे ही और पूरा रास्ता एकदम सुनसान नजर आ रहा है। और उसके बाद अजय ने कहा, हाँ यार ये तो है, लेकिन क्या करें, जब भी शहर से घर जाने की सोचता हूं तब ऐसा ही लगता है जैसे घर ना ही जाना अच्छा है। रोज रोज निराश होकर अपने माता पिता से मैं नजरें नहीं मिला पाता, इसलिए सोचता हूं चलो थोड़ी देर और काम ढूंढ लो, थोड़ी देर और काम ढूंढ लो, क्या पता अब काम मिल जाए, अब काम मिल जाए। और यही करते करते इतनी रात हो जाती है, पता नहीं क्या होगा हमारा। और उसके बाद विशाल जो था वो भी यही सारी बातें कर रहा था। दोनों यही सारी बातें कर रहे थे और बाइक अपना चली जा रही थी। उनकी बाइक सुनसान सड़कों पर चल रही थी। तभी एक सुनसान वीरान सड़क पर उन्हें एक आदमी दिखा, जिसकी उम्र उन्हीं के लगभग होगी 25 से 26 साल। वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसने मदद मांगी और उसके बाद इंसानियत दिखाते हुए अजय ने बाइक को रोका। उसके बाद अजय ने कहा, क्या बात है, क्या मदद चाहिए? और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया था, लेकिन बीच रास्ते में हमारी लड़ाई हो गई और वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। अगर आप मुझे प्रतापगढ़ छोड़ दे तो काफी अच्छा रहेगा। और उसके बाद अजय ने जब याद किया तब प्रतापगढ़ उसी के गांव के पास में ही था और अजय ने सोचा चलो एक आदमी की मदद ही कर दी जाए।
उसके बाद अजय ने कहा, विशाल थोड़ा आगे आ जा, इसे भी बैठने की जगह दे दी। और ये सुनते ही विशाल जो था वो थोड़ा सीट पर आगे आ गया और वो जो आदमी था वो भी विशाल के पीछे बैठ गया। अब वो तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और बाइक चल रही थी। बाइक पर चलते चलते विशाल को अचानक से ही एक बदबू आई और विशाल ने कहा, यार ये बदबू कहाँ से आ रही है अचानक से? ओ भाई क्या करके आए हो यार तुम, इतनी भयानक बदबू? और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, अरे माफ करना, वो ना दोस्तों के साथ लड़ाई करते करते हाथापाई हो गई और उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर एक जानवर का गू पड़ा हुआ था तो उसी में मैं गिर गया, उसी की वजह से ये बदबू आ रही है। और उसके बाद विशाल ने धीमे से कहा, क्या यार कहाँ फंस गए, इससे अच्छा इसको मदद देते ही नहीं। खैर क्या करे, मजबूर था बेचारा। और अजय ने कहा, चुप कर, ऐसे नहीं बोलते, समझा, हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और उसके बाद वो जो आदमी था उसने पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? और उसके बाद अजय ने अपने गांव का नाम बताया और तीनों में हंसी मजाक शुरू हो गया। उसके बाद विशाल ने पूछा, अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बीच लड़ाई किस बात को हुई थी? उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे मैं क्या बताऊं आपको, वो सभी कहने को तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ में खेलता कूदता था, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही दोस्त हैं मेरे, क्योंकि बचपन से ही वो मुझे सिर्फ परेशान करते आए हैं। हमेशा मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाते हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। और इसी बात को लेकर आज मेरी उनसे लड़ाई हो गई और बस क्या था, बात हाथापाई पर आ गई। जब ये बात विशाल ने सुनी तब विशाल ने कहा, यह बात तो गलत है, कभी हमें अपने दोस्त का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। माना दोस्ती में हंसी मजाक बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी हमें कोई ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे हमारे दोस्त को बुरा लगे। अजय और मैं भी बचपन से ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे का ऐसा मजाक नहीं उड़ाया कि हमें बुरा लगे। और उस आदमी ने कहा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उन्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था ना, है ना, इसलिए वो मेरी दोस्ती के लायक थे ही नहीं, वो बहुत बुरे लोग थे, इसलिए मैंने सबको जान से मार दिया। बहुत पागल कह के मेरा मजाक उड़ाते थे ना, अब देखो, अब मैंने उन्हें बता दिया पागल क्या कर सकता है, कुत्ते कहेंगे। जब ये बात विशाल और अजय ने सुनी तब उनके शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया और अजय ने कहा, क्या तुमने क्या कहा? तुमने अपने दोस्तों को मार दिया? तुम मजाक कर रहे हो ना? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, हमेशा की तरह वो आज भी मुझे पागल कह रहे थे और आज तो मुझसे गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने उन सभी की जान ले ली और उनकी लाश को वहीं ठिकाने लगा दिया। और मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये जो बदबू आ रही है ना, वो उनके खून की है जो मेरे पैरों में लगा हुआ है। और ये बात सुनकर विशाल ने उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो उसके जो पैर थे वो पूरे खून से सने हुए थे। और ये देखकर अजय और विशाल दोनों एकदम बेजान बुद्ध बन गए, वो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। तभी विशाल ने कहा, ओ भाई तुम उतरो, तुम बाइक से उतरो, हम तुम्हें बाइक पर नहीं बैठा सकते। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे बाइक पर नहीं बैठा सकते? क्यों ऐसा? क्या तुम भी मुझे पागल समझते हो? हाँ, तुम भी मुझे पागल समझते हो? बोल, तुम भी मुझे पागल समझता है? और ये कहते हुए वो जो आदमी था उसने अपने शर्ट के पीछे वाले हिस्से में हाथ डाला जहां उसने एक हथौड़ा छुपा रखा था। उस हथौड़े को निकालकर उस आदमी ने विशाल के सर पर एक जोर का वार किया और विशाल का जो सर था वो एकदम 4 टुकड़ों में बट गया। उसके खून से वो जो पूरी जमीन थी वो लाल हो गई और अजय बाइक लेकर जमीन पर धड़ाम से गिरा। वो जैसे तैसे उठा तो उसने देखा कि उसके दोस्त विशाल का जो सर था उसके चीथड़े उड़ गए थे और वो जो आदमी था उसके हाथ में वही हथौड़ा था जो पूरा विशाल के खून से
लाल था। उसी हथौड़े को लेकर वो आदमी जो था वो एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर खड़ा हुआ और उसने अजय से पूछा, मुझे बताओ, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? बताओ मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? जल्दी बता वरना। और उसके बाद अजय ने घबराते हुए ना में सर हिलाया, लेकिन उसके बाद उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अजय का जो खून था वो एकदम खौल गया और उसके अंदर का जो सारा खौफ था वो मानो खत्म सा हो गया और वो उस आदमी के ऊपर टूट पड़ा। तूने मेरे दोस्त को मारा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को ये ले। और ये कहकर वो जो अजय था वो उस आदमी से भिड़ गया, लेकिन हाथापाई के दौरान उस आदमी ने उस हथौड़े का इस्तेमाल किया और उस हथौड़े का एक जोरदार वार और उस अजय के सर पर किया और अजय का सर भी जो था वो कई टुकड़ों में बट गया और उसके खून से वो हथौड़ा रंग गया। अब उस हथौड़े पर न जाने कितने लोगों का जो खून था वो लगा हुआ था और उस हथौड़े से खून जो था वो एकदम एक एक बूंद टपक रहा था। और उसके बाद उस आदमी ने हंसते हुए अजय और विशाल की लाशों को देखा और उसने अपने हथौड़े से उन दोनों की लाशों पर एकदम अनगिनत वार करने शुरू कर दिए और उसने अपने हथौड़े से उन दोनों के शरीर का एक एक हिस्सा पीस सा दिया और जो खून निकला उस खून से उसने उस पूरे रोड पर लिख दिया, मैं पागल नहीं हूं। उसके बाद उसने उसी हथौड़े को साफ किया और जहां पर वो खड़ा था पहले, जहां उसे विशाल और अजय मिले थे, वो वहीं जाकर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर बाद वहां से एक और बाइक गुजरी। उस बाइक पर 2 आदमी और बैठे हुए थे। उस आदमी ने एक बार फिर से मदद मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और वो जो 2 बाइक सवार थे उन्होंने बाइक रोक दी और उस आदमी ने पूछा, क्या आप मुझे प्रतापगढ़ तक छोड़ देंगे? कहते हैं कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस घटना के बाद मेरी पूरी जिंदगी मानो तहस नहस हो गई है। आज मैं उसी घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। यह घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मुझे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी किया करता था और उसी से मेरा खर्चा चलता था। मैं दिन में अपना पढ़ाई करता था और रात के वक्त पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। रात को कम ही ऑर्डर होते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और महीने की सैलरी मिल जाती थी। लेकिन एक रात आज भी मुझे याद है, मैं अपने उस पिज़्ज़ा शॉप में बैठा हुआ था और तभी पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। वहाँ के स्टाफ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने ऑर्डर लिया। ऑर्डर रेडी करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, अशोक, हमने ये ऑर्डर रेडी कर लिया, ये एड्रेस है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिलीवर करो इसको। उसके बाद मैं उठ कर गया। मैंने पिज़्ज़ा लिए और डिलीवरी करने के लिए निकल गया। रात का वक्त था, पूरी रोड खाली पड़ी हुई थी, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी और उसी पर मैं अपना स्कूटर चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन कर रखा था और उसमें लोकेशन सेट कर रखी थी। जब मैं लोकेशन पर पहुंचने वाला था तभी मुझे एक सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखी और वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और परेशान लग रही थी।
उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। उसकी उम्र लगभग 90 साल रही होगी। उसको देखकर जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना जो स्कूटी था उसे रोका और मैंने पूछा, अम्मा क्या हुआ, कहीं जाना है क्या, क्यों परेशान हो रही हो, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पर? उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने हाथ जोड़ने लगी। उसने आगे की तरफ इशारा किया और उसने हाथों से इशारा करके बताया कि वो बोल नहीं सकती। उसके बाद जब मैंने ये बात जानी तब मेरा दिल और पसीज गया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं भी आगे की ओर ही जा रहा हूँ और रास्ते में इस बूढ़ी अम्मा को भी छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने उन्हें अपने पीछे स्कूटर पर बैठा लिया और उसके बाद मैं स्कूटर चलाने लगा। स्कूटर चलाते चलाते मुझे काफ़ी अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे एकदम कमजोरी सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी बस उल्टी कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मेरी तबीयत ऐसे खराब कैसे हो सकती है। फिर भी मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, क्योंकि अगर स्कूटर डिसबैलेंस हो जाता तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए मैंने बस अपने आप को हिम्मत देकर स्कूटर पर बैलेंस बनाया हुआ था। तभी मैंने सोचा कि चलो बूढ़ी अम्मा से बात करता हूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने अपनी मुंडी जैसे ही थोड़ा पीछे की ओर घुमाई, तभी मैं अपनी मुंडी को पीछे घुमा ही नहीं पा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी मुंडी जो थी वो पीछे घूम ही नहीं रही थी और ये बात थोड़ी डरावनी थी। तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तूने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी तब मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? चुपचाप से स्कूटर चलाता है। उस बूढ़ी औरत की ऐसी आवाज सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया। उसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस स्कूटर चला रहा था। आसपास से लोग गुजर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी को इशारा करूं मदद का, लेकिन मैं किसी को भी इशारा करता तो कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। वो मुझे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ जाता। मेरी घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हो गया। जैसे ही मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हुआ वैसे ही मैं जमीन पर धड़ाम से गिरा और मेरा स्कूटर भी वहीं घिसड़ता हुआ रोड के एक साइड पर जा लगा। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की वो मेरे सामने बैठी हुई है और मेरे सर से खून बह रहा था। वो लड़की उसी बहते हुए खून को अपनी जीभ से चाट चाट कर पी रही थी। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया और उस लड़की ने मेरी आंखों में देखा तो उसकी जो आंखें थी वो पूरी सफेद थी और उसके जो दांत थे वो एकदम राक्षस जैसे थे, एकदम नुकीले। मैंने फिर से चिल्लाने की कोशिश करी कि मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं, लेकिन चाहकर भी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद तभी उस लड़की ने मेरी तरफ अपना मुंह बढ़ाया और वो मेरे कंधे पर काट कर मेरा खून पीने लगी और मुझे समझ आ गया कि आखिर मुझे कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत पीछे बैठकर मेरा खून पी रही थी। तभी मुझे कमजोरी हुई और ये एक्सीडेंट हुआ। मेरे दिमाग में काफी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और वो लड़की आराम से मेरे शरीर से खून निचोड़कर पी रही थी और उसके हंसने की आवाज मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से वहां से एक ट्रक गुजर रहा था और उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे वहां पर जब गिरा हुआ देखा तब वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने अपने ट्रक को रोका और वो कुछ मंत्रों का जाप करते हुए ट्रक से नीचे उतरा। उसने मेरी हालत देखी तो वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया। मेरे शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। उसने मुझे अपने ट्रक में बैठाया
उसके बाद वो मुझे पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। जब मुझे होश आया तब मुझे काफ़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा था, काफ़ी कमज़ोरी हो रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर में ताकत आई और जैसे ही मुझे होश आया और मैंने सब कुछ धीरे धीरे समझा तो उसके बाद मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरा एक हाथ था ही नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया है तब मैं जोर से चिल्लाया और आसपास के जितने भी डॉक्टर थे और जितनी भी नर्सें थी वो सब आई। डॉक्टर ने मुझे शांत किया और उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे हाथों पर इन्फेक्शन फैल गया था। अगर उस इन्फेक्शन को नहीं रोका जाता तब वो पूरे शरीर में फैल जाता और उसे रोकने का एक ही तरीका था और वो था हाथ को काटना। इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं। आज मैं एक आर्टिफिशियल हैंड का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो तो गई है, लेकिन एक बात मैंने अच्छी तरह से सीख ली और समझ ली है कि कभी भी किसी पर भी सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए। चाहे सामने वाला कैसा भी दिख रहा हो, उसके हालात चाहे जैसे भी हो सकता है वो आपकी आंखों का धोखा हो। इसलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे जैसी मेरे साथ घटी। हमेशा किसी की भी मदद करने से पहले 2 बार सोच लें। रवि, मुकेश और संजय तीनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। उन तीनों की दोस्ती काफी पुरानी थी, लेकिन उन तीनों को एक काफी बुरी आदत थी। वो तीनों पीते बहुत थे। हर हफ्ते वो तीनों मिलते थे और रात के वक्त पार्टी करते थे और पार्टी के वक्त बहुत ही ज्यादा दारू पीते थे। एक ऐसी ही रात थी, वो तीनों मिले थे और कार में दारू पी रहे थे। एक सुनसान सड़क पर दारू पीते पीते उन्हें बहुत ही ज्यादा नशा हो गया और नशा इतना ज्यादा कि बस वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। दारू पीते पीते संजय ने बोला, यार मजा आ गया, ऐसी पार्टी तो रोज होनी चाहिए, लेकिन यार कुछ कमी है। उसके बाद मुकेश ने कहा, अच्छा कमी है, मुझे बता, मैं पूरी कर देता हूं। उसके बाद संजय ने कहा, भाई वो तू कमी पूरी नहीं कर सकता। मुकेश ने कहा, ऐसी कौन सी कमी है जो मैं पूरी नहीं कर सकता? हाँ बता, तू मेरा दोस्त है, एक बार नाम ले, मैं तेरे लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद संजय ने कहा, तू क्या लड़की बन सकता है? और ये बात सुनकर मुकेश और रवि दोनों ही हंसने लगे और रवि ने कहा, हाँ यार ये बात तो है, पीने के लिए भी इंतजाम है और माहौल भी इतना अच्छा है, अगर एक बढ़िया सी लड़की होती तो मजा आ जाता। उसके बाद वो ये बात सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि चलो आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस वालों की जो गाड़ी थी वो आ रही थी। उन्होंने पुलिस वालों की जो आवाज होती है गाड़ी की वो सुन ली थी, इसलिए उन्होंने तुरंत गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा दिया। जब पुलिस वालों की गाड़ी वहां से चली गई तब उन्होंने फिर से एक सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोक दिया और वो अपना प्रोग्राम करने लगे और अपना नशे में ड्रामे कर रहे थे। तभी संजय की नजर बाहर गई तो उसे काफी नशा हो रखा था, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने देखा कि गाड़ी के सामने वाले रास्ते पर एक औरत जा रही थी और वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीछे से देखकर ही संजय जो था उसे वो पसंद आ गई और संजय ने कहा, भाई वो देखना सामने क्या माल जा रही है, देखकर मजा आ गया, जरा इससे बात करें क्या? उसके बाद रवि ने कहा, तुझे क्या लगता है ये वैसी लड़की होगी? जिसके जवाब में मुकेश ने कहा, अगर वैसी लड़की नहीं है तो इतनी रात को यहां पर बन ठन के क्या कर रही है? थोड़ा तो लॉजिक लगा। चल मैं बात करता हूं, तू गाड़ी को आगे बढ़ा।
उसके बाद में रवि ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और वो उस औरत के पास जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया। संजय ने पूछा, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उस औरत ने पीछे नहीं मुड़ा और उसने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? अगर कोई सेवा है तो बताओ। और ये बात सुनकर संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजय ने पूछा, तो क्या दाम देना पड़ेगा सेवा का? उस औरत ने एक कीमत बोली और कीमत सुनने के बाद संजय जो था वो मुस्कुराने लगा। संजय ने कहा, मंजूर है, आ जाओ, कार में बैठो। उसके बाद उस औरत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कार में नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले कभी भी पेट्रोलिंग के लिए आ सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आगे चलिए। आगे एक जगह है, वहाँ पर जो करना होगा कर लेना और वहाँ पर पेमेंट भी कर देना। जब ये बात संजय ने सुनी तब संजय ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास जगह का भी इंतजाम है, वेरी गुड। रवि, ले ले मैडम के पीछे। उसके बाद वो औरत चलने लगी। चलते चलते रवि उसके पीछे पीछे अपनी कार को लेकर जा रहा था। उसके बाद जंगल के सामने वो रुक गई और जंगल के अंदर घुस गई। जंगल के अंदर घुसने के बाद रवि ने कार को रोका और वो तीनों बाहर निकले। वो तीनों जंगल के अंदर जा ही रहे थे तभी अंदर से आवाज आई, तीनों एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके आओ। जब ये बात संजय ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है, फिर कौन जाएगा पहले? फिर मुकेश ने कहा, संजय भाई तुम ही जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी थी, तुम ही जाओ। रवि ने कहा, हाँ भाई तुम ही जाओ, मुझे तो अभी और ड्रिंक करनी है। ये कहकर रवि कार में बैठ गया और अपना ड्रिंक करने लगा। संजय जो था वो पूरा नशे में धुत जंगल में चला गया। उसने यही सोचा कि वहां अंदर काफी अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया तब उसने देखा कि वो जो औरत थी वो बैठी हुई थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वही दूसरी तरफ मुकेश और रवि दोनों अपना पीने में लगे हुए थे और वो यही इंतजार कर रहे थे कि संजय कब बाहर आएगा और वो बारी बारी कब जाएंगे। तभी अचानक से संजय के चिल्लाने की आवाज आई और दोनों, रवि और मुकेश, दोनों नशे में लड़खड़ाते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। रवि और मुकेश ने देखा कि संजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वो जो औरत थी वो उसके मुंह पर पूरा खून सना हुआ था और वो आदमखोरों की तरह हरकतें कर रही थी। उस औरत को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर संजय, मुकेश और रवि तीनों का जो नशा था वो कहीं गायब सा हो गया। कई बोतलों का जो नशा था वो एकदम एक झटके में कहीं खत्म हो गया। वो तीनों कार की तरफ भागने की कोशिश कर ही रहे थे तभी वो जो औरत थी वो आदमखोरों की तरह उनकी तरफ टूट पड़ी और वो तीनों काफी तड़पने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस औरत का जो पूरा चेहरा था वो पूरा सफेद हो गया और उसकी आंखें नीली हो गई। उसके दांत एकदम जानवर जैसे पैने हो गए, उसके नाखून लंबे लंबे हो गए और ये देखकर वो तीनों एकदम चीखने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो चाहकर भी चीख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह में एकदम जैसे जबान थी ही नहीं। उस औरत के भेष में जो वैम्पायर थी उसने अपना इतना खौफ उन तीनों के दिल में भर दिया था कि उन तीनों की आवाजें चली गई थी और अब वो तीनों अपनी जान की दुहाई ऊपर वाले से लगा रहे थे। तभी रवि और मुकेश के सामने ही उस आदमखोर वैम्पायर ने संजय के उस जगह पर काटा जहां पर किडनी होती है और उसने एक ही बार में काट कर किडनी को बाहर निकाल दिया और उसे खाने लगी। संजय के शरीर से इतना खून बहा कि वो जो जमीन थी आसपास की एकदम छोटा तालाब सा बन गई और वो जो वैम्पायर थी आदमखोर वो वही सारा खून पीने लगी। मुकेश और रवि बस बच्चों की तरह अपने हाथ पैर जोड़ के अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था
कि उस आदमखोरनी की भूख कई सालों से मिटी नहीं है और उस आदमखोरनी वैम्पायर ने एक एक करके उन दोनों के शरीर का सारा खून निचोड़ लिया। सुबह सुबह जब एक आदमी साइकिलिंग करता हुआ वहां से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि वहां रोड साइड पर खून बिखरा हुआ है और एक कार रुकी हुई है। जब उस साइकिलिस्ट ने यह देखा तब उसने अपनी साइकिल रोकी और उसे काफी भयानक और गंदी बदबू आई। उस बदबू का पीछा करते हुए जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि संजय और रवि, मुकेश, तीनों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई हैं और उनके सारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो सब गायब थे और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उनके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचा है। और ये देखकर वो जो साइकिलिस्ट था वो जोर से चिल्लाया और वहां से भाग गया। उसके बाद पुलिस वाले वहां पर आए। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। सबूत ना मिलने की वजह से उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उस जंगल में वही आदमखोरनी वैम्पायर रहती है और जो कोई भी रात की वक्त उसे वहां उस जंगल में मिलता है तो वो उसे बहला फुसला के जंगल के अंदर लेकर जाती है और वहां उसके शरीर को चीर फाड़ कर उसके शरीर का सारा खून पीकर उसके शरीर को पूरा निचोड़ कर पेड़ पर लटका देती है। मेरा नाम महेश है और आज मैं आप सभी को मेरे साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं। ये घटना तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। 10 साल पहले मैं इस प्रोफेशन में नया आया था और उस वक्त मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश था पैसे कमाने का। इसलिए मुझे जितना काम आता मैं सब कर लेता, जितने भी ऑर्डर्स आते मैं सबको डिलीवर करता और खूब पैसे कमाता। मैं दिन रात सिर्फ ट्रक चलाता रहता, मुश्किल से 2-3 घंटे ही सोता और बाकी वक्त ट्रक चलाता। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी आएगी जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके घटने के बाद आज भी तकरीबन 10 साल बाद भी जब भी मैं सुनसान सड़कों पर रात के वक्त ट्रक चलाता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। समय था रात के 12 बजे। मैं ट्रक को चला रहा था। एक डिलीवरी मैंने करी थी और वो डिलीवरी करके मैं वापस अपने घर की ओर जा रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा था, सिर्फ कॉल पर बात होती थी। जब सामान डिलीवर हो गया और मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर ही हो लिया जाए। मैं काफ़ी खुश था लेकिन तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मालिक ने कहा, हेलो महेश, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे एक अर्जेंट डिलीवरी है भाई, ज़रा कर दे यार। और उसके बाद मैंने जवाब दिया, मालिक कहाँ है डिलीवरी? और अभी तो मैं अपने घर जा रहा था, बहुत दिन हो गए हैं, बीवी से नहीं मिला, बच्चों से नहीं मिला। अगर थोड़ा टाइम मिल जाता अपनी बीवी बच्चों से मिलकर तो काफ़ी अच्छा रहता। उसके बाद मेरे मालिक ने कहा, सुन मेरी बात महेश, मेरी बात सुन, एक काम कर, ये जो ऑर्डर है इसे कंप्लीट कर दे, इसे डिलीवर करके तू अपना आराम से फैमिली के पास चला जाइयो, 4-5 दिन आराम करके आइयो, समझा? लेकिन प्लीज़ इस ऑर्डर को कंप्लीट कर और इसे डिलीवर कर दे, ठीक है? जब ये बात मैंने सुनी तब मैंने सोचा कि चलो। उसके बाद मैंने पूछा, तो बताइए मालिक कहाँ पर क्या सामान डिलीवर करना है? उसके बाद मेरे जो मालिक थे उन्होंने मुझे 2 एड्रेस दिए। एक एड्रेस पर मुझे पिकअप करना था और एक एड्रेस पर मुझे डिलीवर करना था। दोनों एड्रेस मुझे मिल गए। उसके बाद क्या था, मैं ऑर्डर को पिकअप करने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी वक्त लगा, रात से सुबह हो गई और सुबह के तकरीबन 11 बजे मैं उस पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही मैं उतरा तो वहां पर सामान रखा हुआ था।
उस सामान को देखकर मैंने पूछा, क्या ये सामान हमारी कंपनी का है, राजकुमार कंपनी का? और उसके बाद वो जो आदमी था उसने कहा, हाँ हाँ, आप ही आए हैं ना डिलीवरी करने के लिए, यही आपका सामान है, इसे डिलीवर करना है, एड्रेस तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैंने हाँ में सर हिलाया। वहां पर कई सारे लोग थे और सब ने मिलकर हेल्प करवाई और उस ट्रक में सामान को चढ़वा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, सुनो महेश भाई, जितना जल्दी हो सके इस सामान को डिलीवर कर देना। हमने आपके मालिक को एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं और इस बात को अपने दिमाग में रखना। उसके बाद मैंने जवाब दिया, आप चिंता मत करिए, जितना जल्दी हो सकेगा आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद क्या था, मैं ट्रक में बैठा। मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, रात भर ट्रक जो चलाया था, इसलिए मैंने वहां से सबसे पहले ट्रक को निकाला और एक खाली सड़क पर मैंने ट्रक को रोक दिया और वहीं पर थोड़ी देर के लिए सो गया। तकरीबन 2 घंटे सोने के बाद मैं उठा। उसके बाद एड्रेस जो था वो मैंने अच्छे से पढ़ा और समझा कि आखिर ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। उसके बाद मैं ट्रक को चलाने लगा। चलाते चलाते काफी वक्त बीत गया और दोपहर से रात हो गई, पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन वो जो डिलीवरी लोकेशन थी वो नहीं आई। उसके बाद मैं समझ गया कि काफी लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि वो जो एड्रेस था वो शहर के बाहर का था, एक आउटर एरिया का, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसलिए ये बात मुझे काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि मैं पहली बात तो फील्ड में नया नया था और उसके बाद आउटर एरिया में मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता था, क्योंकि आउटर एरिया में अक्सर लूटपाट हो जाती है। लेकिन अब मैंने काम हाथ में ले लिया था तो मैं पीछे कैसे हट सकता था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटा, हिम्मत रखी और ट्रक को चलाता रहा। रात के तकरीबन 2 बजे मैं शहर से बाहर निकल गया और आउटर एरिया में पहुंच गया। आउटर एरिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क ही सड़क थी। बाकी जगह एकदम सुनसान इलाका था, ना ही इंसान का पता था ना ही किसी जानवर का। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द सामान को डिलीवर करना है। काफी सरदर्दी झेलने के बाद मैंने उस एड्रेस को ढूंढ निकाला और इस फैक्ट्री में पहुंच गया। लेकिन जब मैंने बाहर से फैक्ट्री देखी तो फैक्ट्री एकदम सुनसान वीरान खंडहर सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस फैक्ट्री में कोई काम करता ही नहीं है और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया कि आखिर मैं सही एड्रेस पर पहुंचा हूं या नहीं। काफी सोचा मैंने, लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने अपना फोन निकाला और सीधा मालिक के पास कॉल कर दिया। आउटर एरिया था इसलिए थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी। काफी मुसीबतें झेलने के बाद कॉल जो था वो लग गया और थोड़े ही देर बाद मेरे मालिक ने फोन उठाया और उन्होंने पूछा, क्या बात है महेश, इतनी रात को तूने कॉल किया, पूरी नींद खराब हो गई। उसके बाद मैंने पूछा, अरे सॉरी सर, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, लेकिन आपने जो एड्रेस दिया था मैं वहां पर पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ की हालत देखकर लग नहीं रहा कि ये फैक्ट्री चालू भी है। पूरी फैक्ट्री खंडहर हो रखी है और लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई काम करता है। उसके बाद मालिक ने जवाब दिया, अरे यार तुझे क्या करना है उस फैक्ट्री से, तुझे रहना थोड़ी है वहां पर कोई ना कोई वॉचमैन होगा, उसको तू पर्ची पकड़ा और सामान देकर वहां से चलता बन, ज्यादा चिंता मत कर तू और मुझे सोने दे, ठीक है। जब ये सारी बात मैंने सुनी तब मैंने कहा, ठीक है मालिक, लेकिन एड्रेस यही है ना? उसके बाद मेरे मालिक ने कहा, हाँ हाँ वही एड्रेस है, फैक्ट्री थोड़ी खंडहर टाइप की है लेकिन लोग काम करते हैं उसमें, अब तो फोन रख यार। उसके बाद मैंने फोन कट कर दिया और मैं देखने लगा कि आखिर वॉचमैन कहाँ बैठता है। काफी इधर उधर देखने के बाद भी मुझे कोई वॉचमैन नहीं नजर आया। उसके बाद मैं उस फैक्ट्री के दरवाजे के पास गया और तभी अचानक से मैंने फैक्ट्री में काम होने की आवाज सुनी, जैसे कई लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, और मैं समझ गया कि ये काम काफी छुप छुपा कर हो रहा है, इसलिए ना ही बाहर वॉचमैन है ना ही कोई लाइट चल रही है। ऐसा कई फैक्ट्री में होता है और यही सोचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा जो था वो नहीं खुला। उसके बाद मैं अपने ट्रक के पास जा ही रहा था, तभी अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जब मैं उस फैक्ट्री के अंदर देखने लगा तब पूरी जो फैक्ट्री थी वो एकदम चालू थी।
वहां पर लाइटें वाइटें जली हुई थी, लेकिन उस फैक्ट्री में कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने आवाज लगाकर पूछा, अरे कोई है फैक्ट्री में? कोई देखरेख करने वाला है कि नहीं? मैं यहाँ सामान डिलीवर करने के लिए आया हूँ, जो कोई भी है बाहर आ जाए। ये बोलने के बाद तभी अचानक से अंदर से आवाज आई, अरे भाई अंदर आ जाओ, यहाँ हम अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे नजर नहीं आएंगे, जल्दी अंदर आओ। उसके बाद मैंने कहा, अरे यार आपको सामान लेना है ना तो आप बाहर आइए, मैं फैक्ट्री में आकर क्या करूंगा? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, अरे भाई हम रोटी खा रहे हैं, समझा करो, काफी भूखे हैं, अभी रोटी खाने दो, तुम आओ तो सही यहाँ पर। 5 मिनट बैठो, हमारा आदमी सारा सामान उतार लेगा तो उसके बाद चले जाना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रोटी खाने दो। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने सोचा चलो यार, आदमी किस लिए काम करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए। उसके बाद मैं उस फैक्ट्री में अंदर चला गया। काफी अंदर जाने के बाद भी मुझे कोई नजर नहीं आया और मैंने आवाज लगाई, अरे भाई साहब कहाँ पर हैं आप तो एकदम फैक्ट्री में न जाने कहाँ घुस गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहाँ हैं। उसके बाद तभी अचानक से मैंने एक आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो वो जो फैक्ट्री का दरवाजा था वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। और मैं जैसे ही उस दरवाजे की तरफ भागा तो अचानक से धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। और इस बार मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि आखिर दरवाजा, वो भी इतना ज्यादा भारी, अपने आप कैसे बंद हो गया। मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। और तभी वहां पर एक ट्यूबलाइट लगी थी और वो फट गई। उस ट्यूबलाइट के फटते ही उस पूरी फैक्ट्री में अंधेरा छा गया और वहां अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये लाइट को क्या हुआ और ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? जब मैंने ये बात कही तभी अचानक से मैंने उस फैक्ट्री में 3-4 लोगों की हंसने की आवाज सुनी। जो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने पूछा, अरे भाई साहब यहाँ मैं अंधेरे में फंस गया हूँ और आप लोग जो है वो पागलों की तरह हंस रहे हैं, हाँ मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, आप अपना सामान लीजिए और मुझे जाने दीजिए। और तभी उस अंधेरे में ही मेरे कानों में एक आवाज आई, बाहर तो अब नहीं जाएगा, आप जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा, समझा? ये आवाज सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया था। उसके बाद मैंने घबराते हुए अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और आसपास रोशनी करके देखने लगा, लेकिन वहां पूरी फैक्ट्री में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। और तभी एक आवाज और आई, चिंता मत कर, अब तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? और इस टॉर्च की रोशनी को बर्बाद मत कर, क्योंकि हम तुझे नजर नहीं आने वाले। पहली बार मैं ये सब महसूस कर रहा था और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस मेरा पेशाब निकलने ही वाला था खौफ से। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दो, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, मुझे जाने दो, तो ये दरवाजा खोलो, ये दरवाजा खोलो। और ये कहता हुआ मैं भागकर उस फैक्ट्री के बंद दरवाजे के पास पहुंचा। उस दरवाजे पर मैंने काफी ठोकरें मारी, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उस पूरी फैक्ट्री से कई सारे लोगों की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, छोटे बच्चे तो हमारे भी हैं, लेकिन क्या करें, अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम यहाँ पर कैद हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, अब तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी हमारे साथ यहाँ पर कैद हो गए हो। आप जरा खुद सोचिए, आप एक सुनसान इलाके में, आउटर एरिया में, जहां दूर दूर तक
कुत्ते भी नहीं मिलते, इंसानों का तो नामो निशानी नहीं था। उस एरिए में एक फैक्ट्री के अंदर बंद हो जाए और आपको कई सारे लोगों की हंसने की आवाज़ें सुनाई दे, लेकिन आपको कोई नज़र ना आए, तब आपका क्या हाल होगा? वही हाल मेरा हो रहा था। उस पूरी फैक्ट्री से रोने की, हंसने की, बातें करने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर से कहा, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। जब ये बात मैंने कही तब वो जो आवाज थी जो मुझे बार बार सुनाई दे रही थी, उसने मुझसे कहा, तुझे बहुत शौक है बाहर जाने का, है ना? लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा जिसके बाद तू कहीं जाने लायक नहीं बचेगा। और तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ी मशीन चालू हुई जिसमें गोल घूमने वाला ब्लेड लगा हुआ था, और वो ब्लेड भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े लोहे को काटने के लिए किया जाता था। और मेरी आंखों के सामने वो मशीन चालू हो गई। उस चालू मशीन को देखकर मेरी हालत जो थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई, और तभी एक अदृश्य शक्ति मेरा पैर पकड़कर मुझे उस मशीन के पास खींचकर ले जाने लगी, और वहाँ पर कई सारे लोगों की हंसने की आवाज़ आने लगी। वो सभी आवाज़ों को सुनकर मैं समझ गया कि मेरा अंत अब निकट है, इसलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपनी आंखें बंद करी और अपने भगवान को याद करने लगा। मैंने मन ही मन में कहा, हे बजरंगबली, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे और बीवी का क्या होगा? हे बजरंगबली, बचा लीजिए, बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। ये कहते हुए बस मेरी जो जुबान थी वो रुक नहीं रही थी, बस इसी बात को दोहराई जा रही थी। ये बोलते बोलते मैं अचानक से बेहोश हो गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है और मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद सीधा सुबह ही मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं उस फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ हूं। जब मैंने खुद को उस फैक्ट्री के बाहर देखा तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि आखिर मैं उस फैक्ट्री से बाहर कैसे आया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और मैं समझ गया कि मेरी प्रार्थना असर कर गई और मुझे मेरे भगवान ने बचा लिया। उसके बाद मैं उठकर खड़ा हुआ। जब मैंने अपने ट्रक की ओर देखा तब मुझे चक्कर से आ रहे थे और मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया और मैंने नीचे देखा तो एक बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर था। जब मैंने उस न्यूज़पेपर को उठाकर देखा तो उस पर डेट थी 10 दिसंबर 1980। वो जो न्यूज़पेपर था वो कई सालों पुराना था और उस न्यूज़पेपर की जो टॉप हेडलाइन थी उसमें लिखा हुआ था, शहर के बाहरी हिस्से में बसी हुई फैक्ट्री में लगी आग, उस आग में झुलसकर 15 मजदूरों की हुई एक दर्दनाक मौत। फैक्ट्री में कर रहे थे मजदूर बिना सुरक्षा इंतजामों के काम, इसी वजह से फैक्ट्री को हमेशा के लिए कर दिया गया बंद। और उस हेडलाइन के नीचे एक फोटो छपी हुई थी। फोटो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की और ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन जब मैंने उस फोटो को देखा और मेरे सामने जो फैक्ट्री को देखा तब मुझे पता चला कि वो हेडलाइन वाली फैक्ट्री और कोई नहीं बल्कि वही फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं रात को फंस गया था। और वो सभी जो लोग थे जिनकी रोने की, हंसने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी, वो वही लोग थे जिनकी आग में जलने से काफी दर्दनाक मौत हो गई थी और उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। ये सब जानकर समझकर मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। और तभी अचानक से मेरा जो फोन था वो भी बजने लगा। जब मैंने फोन को देखा तो कॉल और किसी का नहीं बल्कि बॉस का था, और मैंने फोन उठाकर कहा, हेलो मालिक, हाँ मैं यहीं फैक्ट्री के बाहर हूँ, लेकिन
ये फैक्ट्री तो कई सालों पहले ही बंद हो चुकी है। उसके बाद सामने से जो मेरे मालिक ने कहा, उसे सुनने के बाद मेरे होश जो थे वो उड़ गए। मेरे मालिक ने कहा, अरे इसलिए तो मैं तुझसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा है। अरे मैं ये बताना चाहता था कि एड्रेस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, समझा तू? जहां तू खड़ा है वो फैक्ट्री कई सालों पहले बंद हो गई है, और असल का जो एड्रेस है वो वहां से 5 किलोमीटर दूर एक और फैक्ट्री है, वहां पर सामान को डिलीवर करना है। कुछ मिस्टेक हो गई थी। जब मैंने ये सब सुना तब मैंने अपने मालिक से पूछा, लेकिन मालिक, जब मैंने आपको रात को कॉल करके पूछा था कि ये जो फैक्ट्री है बहुत ही ज्यादा खंडहर है और बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तब तो आपने कहा कि तुझे फैक्ट्री से क्या लेना देना है, उस फैक्ट्री में कोई ना कोई वॉचमैन होगा, उससे देख वो कहाँ पर है और सामान को डिलीवर करके आ जा। आपको उस वक्त पहले ही बता देना चाहिए था ना। मैंने आपको इसीलिए एड्रेस कंफर्मेशन के लिए ही कॉल किया था। उसके बाद मेरे मालिक ने जवाब दिया, ओ भाई, दारू पी के ड्राइव करता है क्या? हाँ, ये कौन से नशे में है तू? तूने मुझे कब कॉल किया? रात को। तकरीबन रात के 2 बजे से मैं तुझे कॉल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एड्रेस इनकरेक्ट है, लेकिन तेरा फोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तूने मुझे कब कॉल किया? हाँ। ये बात सुनकर मेरा जो खून था वो खौल गया और दिमाग घूमने लगा। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है मालिक, मैं अभी आपको ऑन गोइंग कॉल का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उसके बाद तो आपको यकीन हो जाएगा ना। जिसके जवाब में मेरे मालिक ने कहा, हाँ हाँ भेज, और ये भी भेजियो कि कितने मिनट हमारी बात हुई है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करी तब मुझे पता चला कि रात को मैंने कोई बॉस को कॉल किया ही नहीं था। ये देखने के बाद बस मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपने मालिक से कहा, मालिक, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी फैक्ट्री है ना, मैं वहाँ सामान डिलीवर कर देता हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। प्लीज़ अब मुझे परेशान मत करिएगा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। उसके बाद मेरे मालिक ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ, तू बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए तुझे ये सब नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, तू जा और घर पे जाकर आराम करियो। जब मैंने ये सब सुना तब मैं तुरंत 5 किलोमीटर आगे गया। वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। मैंने वहाँ सामान डिलीवर किया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर निकल गया। तकरीबन 12 घंटे सफ़र करने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया और घर आकर मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करी तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। मैं अपने बीवी बच्चों को देखकर बस इतना खुश हो रहा था कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। मैंने अपने बीवी और बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, लेकिन रात को जब मैं सो रहा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आया कि मैं उसी पुरानी बंद फैक्ट्री में हूँ और वही सब लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं और वो जो बड़ी सी मशीन थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा गोल सा घूमने वाला ब्लेड था, वो मशीन चालू है और वह दृश्य शक्ति मुझे खींचती हुई उस मशीन की तरफ ले जा रही है। और ये सपना आज भी मुझे कभी कभी आ जाता है। कहते हैं कि दुनिया में कई तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग दिल के बुरे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल से होते हैं ना, अच्छे ना बुरे, और कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये जो बहुत अच्छे लोग होते हैं इनकी संख्या दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम होती है। इनके अंदर एक खास बात होती है, ये हमेशा कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अगर आप इनके साथ कुछ बुरा भी कर देंगे इनकी लिमिट में रहकर, तो ये उन चीजों को मुस्कुराकर इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप लिमिटेशन के बाहर जाकर इनके साथ कुछ बुरा करेंगे और ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब आपके साथ क्या होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। उन्हीं लोगों में से था एक राजेश, जो दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे हमेशा लोगों की मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद था।
उसे कोई भी लड़ते झगड़ते हुए या गुस्सा करते हुए नहीं देखता था, क्योंकि उसका बिहेवियर और नेचर ही ऐसा था। वो कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी। आज की दुनिया में जहां लोगों की सोच बनी हुई है कि इंसान को खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, उसी दुनिया में राजेश कम पैसों में भी काफी खुश रहा करता था। वो एक कलाकार था जो इधर उधर शो किया करता था। उसके पास एक कठपुतली थी और उसी कठपुतली का खेल दिखाकर वो इधर उधर से पैसे कमाता था और उसी से उसके घर का गुजारा होता था। इस खेल से वो काफी ज्यादा अच्छे पैसे कमा लेता था। राजेश जितना प्यार अपनी वाइफ से करता था उतना ही प्यार अपनी कठपुतली से करता था। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई राजेश कैसा इंसान था, एक बेजान चीज जितना प्यार वो अपनी बीवी से कैसे कर सकता था। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं कि राजेश एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपनी कठपुतली का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। और हर इंसान को अपनी रोजी रोटी प्यारी होती है। जिस काम से इंसान की रोजी रोटी चल रही हो वो उसे प्यार नहीं करेगा तो क्या करेगा। ना ही वो अपनी वाइफ के बगैर जी सकता था और ना ही अपनी रोजी रोटी के बगैर, क्योंकि उसके बगैर तो वो भूखा मर जाता। इसलिए वो दोनों से ही बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक शाम रात को खाना खाने के बाद वो अपनी कठपुतली के साथ खेल दिखाने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अगले दिन उसका एक शो था और वो शो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसलिए राजेश अपना बेस्ट देना चाहता था। तभी अचानक से राजेश की वाइफ ने उसे आवाज लगाई और राजेश की वाइफ ने कहा, अरे सुन रहे हो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी ऐसी हरकतों से। राजेश ने जवाब दिया, अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो। जिसके जवाब में राजेश की वाइफ ने कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम बेसमेंट में उस कठपुतली के साथ लगे हुए हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुमने मेरे साथ शादी करी है या इस कठपुतली के साथ। मुझसे ज्यादा समय तो तुम इस कठपुतली के साथ बिताते हो। जिसके जवाब में उस राजेश ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन एक बात बताऊं, अगर मैं इस कठपुतली के साथ समय ना बिताऊं ना तो तुम और मैं दोनों रोड पर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा घर, ये सब इसी कठपुतली की वजह से है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊं तो इस महल को छोड़कर झोपड़ी में जाने का बंदोबस्त कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। समझी तुम, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। और उसके बाद राजेश की वाइफ ने कहा, अरे ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें तुम्हारा काम बहुत प्यारा है, ठीक है, मान गई मैं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। राजेश ने जब ये बात सुनी तब वो फोन के पास गया और उसने नंबर डायल किया। थोड़ी ही देर बाद एक डॉक्टर ने कॉल उठाया और राजेश ने कहा, हेलो, मैं राजेश बोल रहा हूं, यहां पर मेरा घर है आपके क्लिनिक के पास में ही, प्लीज यहां पर आ जाइए, आप तो मुझे जानते ही होंगे। और उसके बाद उस डॉक्टर ने कहा, अरे आपको कौन नहीं जानता सर, आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपकी कठपुतली के शो के तो लाखों दीवाने हैं और उन्हीं में से एक मैं भी हूं। जितना जल्दी हो सके मैं आपके घर पहुंच रहा हूं। यह कहकर उस डॉक्टर ने फोन को रखा और थोड़ी ही देर बाद वो वहां पर आ गया। उसने राजेश की वाइफ का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद वो बाहर आया। राजेश ने उस डॉक्टर से पूछा, तो बताइए क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले तो आप मुंह मीठा कराइए, क्योंकि आपकी वाइफ जो है वो मां बनने वाली है और आप पिता बनने वाले हैं। जब ये बात राजेश ने सुनी तब उसकी जो खुशी थी वो 7वें आसमान पर पहुंच गई। ये खुशखबरी सुनकर राजेश बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। खुशी से वो फूले नहीं समा रहा था। उसने गरीबों में जरूरत का सामान और ढेर सारा खाना बंटवाया और साथ ही साथ आस पड़ोस में ढेर सारी मिठाइयां भी बंटवाई। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। साथ ही साथ राजेश की वाइफ भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। राजेश ने कहा, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, अब हमारा होने वाला बच्चा इस दुनिया में आएगा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आई लव यू सो मच। ये कहकर राजेश ने अपनी वाइफ को गले से लगा लिया और धीरे धीरे
समय बीतने लगा। राजेश अब और भी ज्यादा अपने काम को लेकर सीरियस हो गया था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां अब बढ़ने वाली थी। आने वाले बच्चे की सारी जिम्मेदारियां उसे ही उठानी थी। इसलिए उसने पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था। वो कई सारे शोज करने लगा और काफी बिजी रहने लगा। इसलिए वो अपनी वाइफ से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। इसी बात से राजेश की वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती थी राजेश से। एक शाम राजेश की वाइफ ने कहा, सुनिए, मुझसे काम नहीं हो रहा है, खाना कैसे खाएंगे हम? जिसके जवाब में राजेश ने बेसमेंट से ही आवाज लगाई, अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? फोन उठाओ, तुरंत होटल से खाना ऑर्डर करो, खा लेंगे, क्या दिक्कत है? और उसके बाद राजेश की वाइफ ने कहा, आप सबसे पहले ऊपर आइए, आपने तो एकदम हद पार कर दी है। हर दूसरे तीसरे दिन शो पर चले जाते हैं और मेरी तो कोई परवाह नहीं है आपको। राजेश ऊपर आया और उसने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें भी मेरी जरूरत है और मैं बस मजबूर हूं, क्योंकि आजकल के जमाने में सिर्फ बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता, साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब उसकी पढ़ाई का खर्चा, वो कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा, आगे चलकर उसकी शादी का खर्चा, सब हमें ही मैनेज करना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। राजेश की वाइफ ने कहा, और अगर बेटी हुई तो? जिसके जवाब में राजेश ने कहा, अरे बेटा बेटी कोई भी हो, बस मैं बता रहा हूं, बेटी की भी तो शादी करनी पड़ेगी, उसे भी तो पढ़ाना पड़ेगा, उसे भी तो लिखाना पड़ेगा। जो लड़के के लिए करना पड़ेगा वो लड़की के लिए भी करना पड़ेगा। चाहे लड़का हो या लड़की, सिर्फ पैसों की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो कहीं आसमान से तो टपकेंगे नहीं। बस मैं इसलिए अपने काम को और भी ज्यादा सीरियसली ले रहा हूं। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम्हें अगर जरा सी भी जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे फोन करना, मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, भले ही मैं बीच शो में क्यों ना हूं, समझी तुम? और उसके बाद राजेश की वाइफ ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने खाना मंगवाया और साथ में खाया। खाना खाने के बाद राजेश ने कहा, सुनो मेरी बात, कल मेरा एक बहुत ही बड़ा शो है, सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है और अब सब कुछ मुझ पर है, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो मैं जा रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। और तुम सारा खाना खत्म कर लो, उसके बाद मेरा इंतजार मत करना, तुम आराम करना और सो जाना। हो सकता है कि कल मैं घर वापस ना आऊं, अब मैं सीधा परसों ही घर आऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना है, तो समझने की कोशिश करना, समझी तुम? और उसके बाद राजेश की वाइफ ने कहा, लगता है बहुत बड़ा शो है, तभी आप एक दिन घर नहीं आएंगे। राजेश ने हाँ में सर हिलाया और वो बेसमेंट में चला गया। उसके बाद क्या था, राजेश की वाइफ ने सारा खाना खाया और वो कमरे में आराम करने के लिए चली गई। सुबह सुबह जब वह उठी तब उसने देखा कि राजेश एकदम सूट बूट पहनकर घर से निकलने के लिए तैयार था। राजेश की वाइफ ने पूछा, अब आप जा रही हैं? राजेश ने हाँ में सर हिलाया। राजेश ने कहा, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है और घर में सारी साफ सफाई कर दी है, इसलिए तुम्हें घर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाने की जरूरत पड़े तो बनाना मत और होटल से मंगा लेना, ठीक है? और हमारा जो ट्रस्टेड रेस्टोरेंट है ना, जहाँ मेरी जान पहचान है, वहीं से मंगाना, समझे तुम? जिसके जवाब में राजेश की वाइफ ने हाँ में सर हिलाया और राजेश वहां से अपना सामान लेकर निकल गया। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा और वो वहां पर अपना सामान चेकिंग करवाने ही वाला था, उससे पहले ही उसके पास एक कॉल आया। कॉल और किसी का नहीं बल्कि मैनेजमेंट से था। राजेश ने फोन उठाया, हाँ सर, बस मैं निकल ही गया हूं, बस फ्लाइट पकड़कर आपके पास पहुंचने ही वाला हूं, आप चिंता मत करिए, शो बहुत ही बढ़िया होगा। और उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा, देखिए राजेश जी, हम आपसे ये बात कहना चाहते कि आप मत आइए, आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स को कैंसिल कर दीजिए। ये बात सुनकर राजेश को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने काफी बड़ा अमाउंट मैनेजमेंट से ले लिया था और अगर ऐसी बात थी तो उसे पैसा वापस करना पड़ता। इसलिए उसने पूछा, सर आखिर हुआ क्या है? टिकट तो सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी ना, और आप चिंता मत करिए, मैं शो एकदम बहुत बढ़िया करूंगा। जिसके जवाब में मैनेजमेंट ने कहा, अरे हमें आपकी कला पर कोई भी शक नहीं है, हम जानते हैं आप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। आप सबसे पहले तो शांत हो जाइए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए, आपसे कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा।
आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपको इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं कि आपके नाम से कुछ ही देर में सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। बस प्रॉब्लम हमारे मैनेजमेंट में हो गई है, इसलिए हम आज शो नहीं करवा पाएंगे। आप थोड़ा वेट करिए, हम आपको कॉल करेंगे और बताएंगे। हम एक बार फिर से शो करवाएंगे तो आप वहाँ पर आकर परफॉर्म कर लेना। जब ये बात राजेश ने सुनी तब उसने चैन की सांस ली और उसने कहा, ठीक है सर, जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। ये कहकर राजेश ने फोन को रख दिया और वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के बाहर आ गया। उसने बाहर का नज़ारा देखा तो हर कोई अपने काम पर इधर उधर जा रहा था। उसके बाद वो सोचने लगा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो उसे कहीं जाना नहीं था। राजेश ने सोचा चलो घर पर चलकर वापस प्रैक्टिस करी जाए, और वो अपना सामान उठाकर मुस्कुराता हुआ घर की तरफ बढ़ ही रहा था। राजेश अपने घर जा ही रहा था, तभी उसने वहां पर एक छोटी सी फैमिली को देखा जिसमें हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक छोटा सा बेटा भी था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ आइसक्रीम खा रहे थे और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए जा रहे थे। उनका बेटा भी काफी खुश था, उसके हाथ में भी आइसक्रीम थी और वो भी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा था। जब उसने इस प्यारी सी फैमिली को देखा तब उसके दिमाग में आया कि वो फैमिली कितनी प्यारी है और आगे चलकर उसकी भी एक ऐसी फैमिली होगी और वो भी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करेगा। लेकिन तभी उसने याद करने की कोशिश करी कि आखिर बार कब वो अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर घूमने गया था, एक अच्छी सी डेट पर, एक अच्छी सी लोकेशन पर वो कब गया था। तो उसे हैरानी हुई ये बात सोचकर कि वो कई सालों से अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गया, और ये बात सोचकर उसे काफी अजीब लगा। उसे समझ आया कि वो अपनी जगह सही है। एज अ फादर वो एक काफी अच्छी सोच लेकर चल रहा है। उसे अपने बच्चों की फ्यूचर की काफी परवाह है, इसलिए वो दिन रात सिर्फ अपने काम को सीरियसली ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हस्बैंड भी है और उसे अपनी वाइफ के लिए भी कुछ करना चाहिए। भले ही वो अपने बच्चों के लिए दिन रात काम करे, लेकिन उसे कुछ वक्त अपनी वाइफ को भी देना चाहिए। और यही सारी बातें सोचकर राजेश ने फैसला किया कि वो पूरा दिन अपनी वाइफ के साथ घूमेगा और जितना हो सकेगा एंजॉय करेगा। यही बात सोचकर वो मुस्कुराने लगा और वो अपना सामान उठाकर तुरंत उसने कैब बुक करी। उसने एक फ्लावर शॉप के सामने कैब को रुकवाया और उसके बाद उसने वहां से एक प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता लिया जिसे वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता था। उस प्यारे से फूलों के गुलदस्ते को लेकर वो कैब में बैठा और अपने घर पहुंच गया। उसने अपने फूलों के गुलदस्ते को अपने सीने से लगाया और अपने घर की तरफ देखने लगा। उसने अपने कैब वाले को पैसे दिए और कैब वाला वहां से चला गया। वो एकदम साइलेंटली, ताकि उसकी वाइफ को पता ना चले, वो एकदम घर के पास आया। उसे अपनी वाइफ को एकदम सरप्राइज करना था, इसलिए उसके पास जो कीज होती है घर की, एक्स्ट्रा कीज, उसने उन कीज को निकाला और घर को अनलॉक कर दिया और वो मुस्कुराता हुआ घर में घुस गया। लेकिन तभी उसने देखा कि वहां पर काफी गंदगी फैली हुई है। जब वो वहां से गया था तब वहां पूरे घर में सफाई करके गया था, लेकिन अचानक से घर में गंदगी कैसे फैल गई, ये काफी हैरान करने वाली बात थी उसके लिए। वो चुपचाप बिना कोई आवाज किए हुए फूलों के गुलदस्ते को लेकर कमरे के पास पहुंचा और वो दरवाजा खोलने वाला था, उससे पहले ही उसने कुछ आवाजें सुनी। वो सारी आवाजें बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी थी। उसने सुना कि अंदर उसकी वाइफ थी और साथ ही साथ कोई आदमी भी था। राजेश की वाइफ ने कहा, एक तो तुम हो मेरी जिंदगी में, तभी मैं जी पा रही हूं, वरना राजेश के साथ तो बस मेरा मर जाने का मन करता है। वो तो एकदम पागल है, दिन रात सिर्फ अपनी उस कठपुतली के पीछे लगा रहता है। समझ नहीं आता कि पता नहीं कैसा आदमी है वो, अपनी बीवी को छोड़कर सिर्फ उस कठपुतली के साथ लगा रहेगा। और तभी एक मर्द की भी आवाज आई, अरे मैं जानता हूं उसको, उसे काम के अलावा किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। और एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है वो नामर्द भी है, तभी तो तुमसे इतना दूर रह पाता है, वरना तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत के रहते कौन भला अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। ये सारी बातें सुनकर
राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके खून की एक एक बूंद एकदम खौलने लगी और उसके सर पर मान लो खून सवार हो गया। राजेश की वाइफ की आवाज आई, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे उस पागल आदमी के साथ नहीं रहना है। अब तो मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी है, तुम्हारे प्यार की निशानी भी है। तुम भी जानते हो ना, ये बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है वो राजेश का नहीं बल्कि तुम्हारा है। तो क्यों तुमने खुद से दूर किया हुआ है मुझे? जितना जल्दी हो सके हम कहीं भाग चलते हैं। और उसके बाद उस आदमी की आवाज आई, हाँ मैं जानता हूं, तो मेरे बिना नहीं रह सकती। और यह भी सच है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन हमें दिमाग से भी सोचना चाहिए। तुम्हारा वो पागल पति इतने पैसे कमा रहा है, क्यों ना उसे लूट लिया जाए। मेरे कहने का मतलब है, जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब तुम अपना डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देना कोर्ट में और बच्चे के नाम पर सारे पैसे उससे ले लेना। कोर्ट को कौन सा पता चलने वाला है कि ये बच्चा राजेश का नहीं मेरा है, और कोर्ट भी तुम्हारे हक में फैसला सुनाएगा। उसके बाद क्या, राजेश की सारी प्रॉपर्टी, उसका सारी कमाई, आधी तुम्हारी और उसकी आधी कमाई भी हमारी जिंदगी भर के लिए काफी है। उसके बाद अपने इस बच्चे को लेकर हम कहीं और अलग दुनिया में चले जाएंगे और वहां पर खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन जब तक ये सब करने का सही वक्त नहीं आ जाता तब तक प्लीज ये सब झेल लो, प्लीज, आई लव यू। उसके बाद उस कमरे से ऐसी आवाजें आने लगी जिसे सुनकर राजेश का दिल छलनी हो गया। बस उसकी सब्र की सारी सीमाएं टूट गई और उसने एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी और दरवाजा टूटकर अलग हो गया। उसने अंदर देखा कि उसकी बीवी बिना कपड़ों के उसके पड़ोसी के साथ पड़ी हुई है, और ये देखकर उसका इतना दिमाग खराब हुआ कि उसने वहीं पर पड़ा हुआ टीवी उठाया और उस आदमी के सर पर दे मारा। राजेश की वाइफ चीख पड़ी। उसके बाद क्या था, उस पड़ोसी में और राजेश में हाथापाई शुरू हो गई। राजेश जो हमेशा शांत रहता था, कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता था, आज उसका सबसे खतरनाक रूप सामने आ गया था। वो अपने पड़ोसी को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि उसके पड़ोसी के मुंह से झरने की तरह खून बहने लगा। लेकिन राजेश की वाइफ ने अपना असली रंग दिखा दिया। राजेश की वाइफ ने वहीं पड़े एक फ्लावर वॉश से राजेश के सर पर वार किया और राजेश के सर से खून बहने लगा। उसने पीछे मुड़कर अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसकी वाइफ गुस्से भरी निगाहों से उसको ही देख रही थी। राजेश की आंखों में आंसू आ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उसने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण उसे ऐसी बदचलन बीवी मिली। सर पे फ्लावर वॉश लगने की वजह से राजेश के सर से बहुत सारा खून बह गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चाहकर भी राजेश कुछ नहीं कर पाया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वहीं जमीन पर धड़ाम से गिरकर राजेश की मौत हो गई। राजेश की वाइफ ने कहा, जॉन ये तो मर गया, अब हम क्या करेंगे? अब हमें पुलिस पकड़ लेगी, अब हमें पुलिस पकड़ लेगी, क्या होगा अब? बोलो क्या होगा? जॉन ने, जो पड़ोसी था उसी का नाम जॉन था, उसने राजेश की वाइफ से कहा, देखो तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ है चार दीवारी में हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम एक काम करेंगे, इसकी लाश को यही बेसमेंट में दफना देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम ये कह देंगे कि राजेश कभी घर लौटा ही नहीं, और उसके बाद राजेश का वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता कई सालों पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो कोई मिसिंग कंप्लेन तो लिखवाएगा नहीं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या था, जॉन ने, जो एक पड़ोसी था, उसने अपना असली रंग दिखाकर राजेश की लाश को
घसीटता हुआ बेसमेंट में ले गया और वहीं उसने हॉल में ही देखा कि उसका सामान भी पड़ा हुआ था, उसकी कठपुतली और बैग भी। उस कठपुतली को देखकर राजेश की वाइफ ने कहा, इस कठपुतली को भी इस कमीने के साथ दफना दो। मुझे इन दोनों से नफरत हो गई है। मेरे इतने साल इन्होंने बर्बाद कर दिए। उसके बाद जॉन ने हाँ में सर हिलाया। उसने उस कठपुतली को और राजेश को बेसमेंट में गड्ढा करके दफना दिया और अपना आराम से ऊपर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन दोनों ने घर को अंदर से लॉक कर दिया और वो अंदर रहने लगे। रात हो गई और वो दोनों थोड़े बहुत तो टेंशन में थे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। और जॉन वहां से जाने वाला था, तभी राजेश की वाइफ ने कहा, तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ। अब तो राजेश भी हमारे रास्ते से हटी गया है और अब ये घर भी हमारा ही है, तो अब हम यहीं रहेंगे, समझे? तुम कहीं मत जाओ। ये कहकर राजेश की वाइफ ने अपने ही पड़ोसी जॉन को फिर से गले लगा लिया और वो दोनों अपना फिजिकल होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती ही है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे उसको फल भी मिलता है। जमीन में जॉन ने राजेश और उसकी कठपुतली को दफना दिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजेश के सर से निकल रहा खून उस कठपुतली के ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो यकीन करने के लायक ही नहीं था। जिस जगह पर राजेश और उसकी कठपुतली को बेसमेंट में दफनाया गया था, वो जगह अपने आप ही हिलने लगी और वहां की मिट्टी हलचल करने लगी और उस मिट्टी के अंदर से वही कठपुतली निकली जिसका पूरा चेहरा राजेश के खून से लाल हो गया था। उस कठपुतली के अंदर जान आ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो अपने मालिक राजेश से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो कोई आम कठपुतली नहीं थी। जॉन और राजेश की वाइफ अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे बेसमेंट से कोई चलता हुआ वहां आ रहा हो। उसके बाद क्या था, जॉन जो था वो दरवाजे के पास पहुंचा और वो दरवाजा खोले उससे पहले ही बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। राजेश को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कौन है जो यहां आ गया है इतनी रात को, वो भी बेसमेंट के रास्ते। राजेश की वाइफ बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो पीछे छुपी हुई थी। जॉन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने बाहर का नजारा देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि बाहर और कोई नहीं बल्कि राजेश की कठपुतली खड़ी थी और उसका आकार तकरीबन 7 फुट का था। उसके पूरे चेहरे पर राजेश का खून लगा हुआ था और उसके चेहरे पर साथ ही साथ एक बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत ही ज्यादा गुस्सा छुपा हुआ था। वो कठपुतली अपने प्यारे मालिक राजेश का बदला लेने के लिए आई थी। उस कठपुतली ने गुस्से भरी निगाहों से उस जॉन को देखा और उसके गले को पकड़ा। जॉन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। जॉन ने अपनी पूरी ताकत तो लगाई, लेकिन उसकी सारी ताकत उस कठपुतली के सामने बेकार थी, क्योंकि वो कठपुतली कोई आम कठपुतली नहीं थी। जब से उस राजेश का खून उस कठपुतली के ऊपर गिरा था, तब से वो कठपुतली एक श्रापित कठपुतली बन गई थी। उस कठपुतली ने अपनी दोनों उंगलियां जॉन की आंखों में घुसा दी और उसकी दोनों आंखों को बाहर निकाल दिया। ये देखकर राजेश की वाइफ बहुत जोरों से चिल्लाई और आसपास के पड़ोसी जितने भी थे सब उठ गए। जॉन की दोनों आंखें निकालने के बाद उस कठपुतली ने राजेश का बदला लेते हुए जॉन के सर के कई टुकड़े कर दिए और जॉन को काफी दर्दनाक मौत मारा। ये सब देखकर राजेश की वाइफ बस चीखती चिल्लाती रही और आसपास के पड़ोसी एकदम दहल गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस वाले आए और उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो अंदर की हालत देखकर उनका शरीर भी कांप गया। उनके पैर भी थरथर करके हिलने लगे, लड़खड़ाने लगे, क्योंकि अंदर वो कठपुतली एक सोफे पर राजा की तरह बैठी हुई थी।
और उन्होंने देखा हॉल का जो पूरा फर्श था, ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर खून ना बिखरा हुआ हो। हर जगह सिर्फ खून ही बह रहा था। पूरा फर्श खून से लाल हो चुका था और जमीन पर जॉन की लाश पड़ी हुई थी। उसका पूरा सर तहस नहस हो चुका था, उसकी आंखें बाहर थी और साथ ही साथ उसके बगल में राजेश की वाइफ की भी लाश पड़ी हुई थी। उसके सर के भी कई टुकड़े हो रखे थे और उसके पूरे पेट को फाड़ दिया गया था। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी, लेकिन उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। कई सारे सवाल उठे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। इसलिए काफी दिमाग लगाने के बाद जब उनसे केस सॉल्व नहीं हुआ तब केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी वो कठपुतली अपने मालिक राजेश के अगले जन्म का इंतजार कर रही है।